नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल यूपीएससी पीसीएस विद सोनम में। आज की वीडियो में हम डेली करंट अफेयर्स का अध्ययन करने जा रहे हैं। इस क्लासेस में 9 अक्टूबर के द हिंदू का इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स को संकलित किया गया है। अगर आप यूपीएससी, बीपीएससी, यूपी पीसीएस या किसी भी स्टेट पीसीएस या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये क्लासेस बेहद ही महत्वपूर्ण साबित होगा, क्योंकि आपको ये एग्जाम में बेहतर स्कोर करने में मददगार साबित होगा। अगर आपको इस क्लासेस से संबंधित पीडीएफ चाहिए या न्यू अपडेट्स चाहिए तो कृपया कर हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना ना भूलें। चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज का हमारा ये सेशन। साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार लास्ट जे कांसजाना होरोइक को मिला। रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज द्वारा गुरुवार 9 अक्टूबर को नोबेल का साहित्य पुरस्कार का ऐलान किया गया। 2025 के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार हंगरी के लेखक लाज़लो काज़ना होरकोई को दिया गया है। लाज़लो को यह पुरस्कार उनके मनमोहक और दूरदर्शी कामों के लिए दिया गया है। पिछले साल साहित्य में नोबेल पुरस्कार दक्षिण अमेरिका की लेखिका हान कांग को दिया गया था। उन्होंने मानव जीवन की नाजुकता को उजागर करने से संबंधित लेखन कार्य किया था। साहित्य में नोबेल पुरस्कार इस हफ्ते घोषणा होने वाला चौथा पुरस्कार था। इससे पहले मेडिसिन, फिजिक्स और केमिस्ट्री में नोबेल पुरस्कार की घोषणा की गई है। नेक्स्ट है फिजिक्स में नोबेल पुरस्कार। साल 2025 में भौतिक का नोबेल पुरस्कार 3 वैज्ञानिकों को संयुक्त रूप से दिया गया है। कार्ल क्लार्क, मिशेल एच डोवरेट और जॉन एम मार्टिनेज के नाम रहा। इन तीनों को यह पुरस्कार विद्युत परिपथ में माइक्रोस्कोपिक क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग और ऊर्जा क्वांटाइजेशन की खोज के लिए दिया गया है। का नोबेल पुरस्कार रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज द्वारा हर वर्ष फिजिक्स के क्षेत्र में उत्कृष्ट खोज के लिए दिया जाता है। नोबेल प्राप्त करने वाले वैज्ञानिक को इनाम के तौर पर 11 मिलियन स्वीडिश क्राउन की पुरस्कार राशि से सम्मानित किया जाता है। प्रधानमंत्री ने निर्बाध सार्वजनिक परिवहन के लिए मुंबई वन ऐप लॉन्च किया। पीएम मोदी ने मुंबई वन ऐप लॉन्च किया। यह एक क्यूआर आधारित डिजिटल टिकटिंग ऐप है जो मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन में 11 सार्वजनिक परिवहन सेवाओं को एकीकृत करता है। इससे भारत का पहला कॉमन मोबिलिटी ऐप बताया गया है। यह पहल राष्ट्रीय दृष्टि वन नेशन वन मोबिलिटी के रूप में है, जिसका उद्देश्य सार्वजनिक परिवहन को सरल बनाना और प्रत्येक यातायात के माध्यम के लिए अलग अलग टिकट की आवश्यकता को खत्म करना है। मुंबई वन ऐप क्या है? तो मुंबई वन एक एकीकृत मोबाइल ऐप है जो यात्रियों को निम्नलिखित सुविधाएं प्रदान करेगा। मेट्रो, मोनोरेल, बस, उपनगरीय रेल में वैध एकल डिजिटल टिकट बुक कराना, वास्तविक समय में मार्ग जानकारी के साथ बहुमोड यात्रा की योजना बनाना, आधारित कैशलेस और कॉन्टैक्टलेस भुगतान, इमरजेंसी सहायता, शेयर माई लोकेशन और सिटी गाइड जैसी सुविधाएं तक पहुंच, त्रिभाषी इंटरफेस मराठी, हिंदी और अंग्रेजी में। ऐप का नाम है मुंबई वन। लॉन्च की तारीख 8 अक्टूबर 2025 प्रधानमंत्री मोदी ने लॉन्च किया। अभी समर्थित नहीं है उपनगरीय रेल सीजन और रिटर्न टिकट में। क्यूआर आधारित है हाँ, मेट्रो, बस, ट्रेन और टैक्सी के लिए। नेक्स्ट है नवी मुंबई हवाई अड्डे का उद्घाटन। तो पीएम मोदी ने नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के एक चरण का उद्घाटन किया। यह 19,650 करोड़ का प्रमुख इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन में विमान और शहरी गतिशीलता को बदलने वाला है। हवाई अड्डा दिसंबर 2025 तक व्यवसायिक संचालन शुरू करने की उम्मीद है, जिसमें मुंबई, न्यूयॉर्क, लंदन और टोक्यो जैसे विश्व के कुछ चुनिंदा शहर शामिल होंगे जिनके पास एक से अधिक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं।
प्रोजेक्ट की मुख्य विशेषता, लागत 19,650, डिजाइन कमल के आकार का टर्मिनल, भारतीय संस्कृति प्रतीक को दर्शाता है। समय सीमा व्यावसायिक संचालन दिसंबर 2025 तक। कनेक्टिविटी पश्चिम भारत में व्यापार, पर्यटन और लॉजिस्टिक को बढ़ावा देना। समावेशन, पहुंच और इको स्थिरता को ध्यान में रखकर डिजाइन। प्रधानमंत्री मोदी ने उद्घाटन के दौरान विशेष रूप से डिफरेंटली एबल्ड बच्चों के साथ संवाद किया, जिसे समावेशिता और सामाजिक जिम्मेदारी को दर्शाया। और ये इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तुर्की ने 12,000 वर्ष पुराने मानव चेहरे वाला स्तंभ खोजा। दक्षिण पूर्व तुर्की के कराहतपेपुरा स्थल पर 12,000 पुराना एक टी आकार का स्तंभ मिला है, जिस पर मानव चेहरे की आकृति उकेरी गई है। यह पहली बार है जब किसी स्तंभ पर सीधे मानव चेहरे उत्कीर्ण है, जिसे नवपाषाण युग की प्रतीकात्मक और आत्म अभिव्यक्ति की समझ का एक महत्वपूर्ण आयाम है। इस खोज की घोषणा अक्टूबर 2025 में की गई। इससे संबंधित तथ्य है, कराहतेपे दक्षिणी पूर्वी तुर्की में, घोषणा अक्टूबर 2025, आयु 12,000 वर्ष पूर्व की है। महत्व, टी आकार के स्तंभ पर बनाया गया पहला मानव चेहरा तास तेलपेर परियोजना के तहत है। स्तंभ की शैली टी आकार का चूना पत्थर स्तंभ, पहले केवल हाथ या भुजा की आकृति के लिए प्रसिद्ध है। मेरे हो चेंगबा उत्सव, मणिपुर में मेरा हाउ चोंगबा उत्सव धूमधाम से मनाया गया। यह पहाड़ी जनजाति और घाटी निवास के बीच एकता का सशक्त प्रतीक है। यह एक पारंपरिक मैतेई पंचांग के हर महीने की पूर्णिमा को मनाया जाता है। यह उत्सव सामुदायिक सौहार्द, प्राचीन पारंपरिक पहचान और सांस्कृतिक एकजुटता का उदाहरण है। उत्सव का नाम मेरा हाउ चोंगबो कैलेंडर महीने के 15वें दिन चंद्र दिवस को मनाया जाता है। मैतेई पंचांग के अनुसार इम्फाल में नेतृत्व महाराज सेनाजाओब कौलसेम्बा। प्रतिभागी मणिपुर की पहाड़ी व घाटी में स्वदेशी जनजातियां। मुख्य अनुष्ठान मेरा मेन टोंगवा येन खोंग तांबा उपहार का आदान प्रदान। मुख्य उद्देश्य पहाड़ी और घाटी समुदाय के बीच एकता, प्राकृतिक सौहार्द और पारंपरिक पहचान को सुदृढ़ करना। भारत 2025 तक रिकॉर्ड सौर और पवन ऊर्जा उत्पादन हासिल करेगा। देश ने 2025 की पहली छमाही में अब तक सबसे अधिक सौर और पवन ऊर्जा का उत्पादन किया है। ऊर्जा थिंक टैंक इम्बर की रिपोर्ट के अनुसार इस बढ़ोतरी से स्वच्छ ऊर्जा में ऊर्जा का हिस्सा उल्लेखनीय रूप से बढ़ा है। 2024 की तुलना में विद्युत क्षेत्र में कार्बन उत्सर्जन 2.4 करोड़ टन की कमी आई है। सौर ऊर्जा उत्पादन 17,000 टेरावाट की बढ़ोतरी की गई है। भारत की कुल बिजली उत्पादन सौर ऊर्जा की हिस्सेदारी 7.4% से बढ़कर 9.2% हो गया है और पवन ऊर्जा उत्पादन 11 TWH बढ़ा है और कुल ऊर्जा मिश्रण में पवन ऊर्जा की हिस्सेदारी 4% से बढ़कर 5.1% पहुंच गया है। नेक्स्ट है, WHO ने किशोरों में वेपिंग की बढ़ती प्रवृत्ति का वैश्विक लत का खतरा बताया। अक्टूबर 2025 में जारी एक रिपोर्ट में WHO ने कहा कि 13 से 15 वर्ष के आयु के कम से कम 1.5 करोड़ किशोर विश्व भर में ई सिगरेट का उपयोग कर रहे हैं, जिस संगठन ने युवाओं में निकोटीन की लत को एक वैश्विक महामारी बताया है। रिपोर्ट जारी करने वाला संगठन WHO जारी की तिथि अक्टूबर में किशोर वेप उपयोगकर्ता 1.5 करोड़, किशोर बनाम वयस्क का अनुपात 9 गुना, कुल वैश्विक वेब ऐप उपयोगकर्ता 10 करोड़ से अधिक है, वयस्क उपयोगकर्ता 8.6%। नेक्स्ट है जोहो मेल ऐप। जोहो मेल ऐप चेन्नई स्थित भारतीय कंपनी जोहो कॉरपोरेशन का उत्पाद है। यह प्लेटफॉर्म गोपनीयता केंद्रित और विज्ञापन मुक्त है। इस निर्णय से संकेत मिलता है कि भारत का स्वदेशी प्लेटफॉर्म का समर्थन विदेशी सॉफ्टवेयर जैसे गूगल वर्कस्पेस, माइक्रोसॉफ्ट का धीरे धीरे विकल्प निकालना संवेदनशील सरकारी संचार में डिजिटल संप्रभुता की दिशा में कदम। पहल का हिस्सा आत्मनिर्भर भारत
और स्वदेशी प्रोत्साहन। प्रमुख प्रमोटर श्री बेम्बो। नेक्स्ट है पीएम मोदी ने 9वें इंडिया मोबाइल कांग्रेस का उद्घाटन किया। भारत मोबाइल कांग्रेस एशिया का एक प्रमुख मंच है जहां टेलीकॉम, मीडिया और प्रौद्योगिकी क्षेत्र के हितधारक सहयोग करते हैं और डिजिटल संरचना में नवाचार को प्रदर्शित करते हैं। अवधि 4 दिन की। स्थान यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर दिल्ली में। 150 से प्लस अधिक देश। सहभागी कंपनियां 400 प्लस वैश्विक और भारतीय कंपनियां। प्रमुख विषय ऑप्टिकल संचार, दूरसंचार में अर्धचालक, क्वांटम संचार, 6G और अगली पीढ़ी की कनेक्टिविटी। इस कार्यक्रम का विषय है परिवर्तन के लिए नवाचार, डिजिटल परिवर्तन और सामाजिक प्रगति को गति देने के लिए नवाचार और प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने के लिए भारत के दृष्टिकोण को दर्शाता है। संजू सैमसंग को भारत के लिए ईपीएल एम्बेसडर नियुक्त किया गया। भारतीय क्रिकेटर संजू सैमसंग को इंग्लिश प्रीमियर लीग का भारत में आधिकारिक एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। नियुक्ति हुई है संजू सैमसंग की भारत में इंग्लिश प्रीमियर लीग का आधिकारिक एम्बेसडर। आयोजन स्थल NESCO सेंटर मुंबई। सहयोगी खिलाड़ी माइकल ओवेन। फोकस राज्य केरल और केरल भारत का फुटबॉल हब। ईपीएल का उद्देश्य फैन एंगेजमेंट बढ़ाना और भारत में सांस्कृतिक प्रभाव गहराना है। तो दोस्तों हमारा ये करंट अफेयर्स यहीं पे समाप्त होता है। कल हम फिर मिलेंगे नई खबर और नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें।